नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 300 alveoli, 300 million, there are 300 million alveoli in two lungs. There are 300 million alveoli in two lungs. ठीक है, अब मैं कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ भी रखा है। एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने देखा भी है कि इसमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। स्टिल मैं आपको फिर से एक बार नोट करा देता हूँ, है ना। तो देखो, जो फिशेस होती हैं वो आप नोट करते आइएगा। जो फिशेस होती हैं ये गिल से रेस्पिरेशन करती हैं, तो इनके गिल से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं, तो एम्फीबियन में आप देखेंगे कि एम्फीबियन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। एम्फीबियन में स्किन और लंग्स दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो एम्फीबियन जब वाटर में होते हैं तो स्किन काम करती है, और जब वाटर के बाहर होते हैं तो लंग्स फंक्शन करते हैं। रेप्टाइल और बर्ड्स, तो रेप्टाइल एंड बर्ड्स, तो रेप्टाइल और बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, दे आर मेनी लंग्स। तो लंग्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी, बर्ड्स एंड मैमल्स भी यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं, मैमल्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे लंग्स होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा हमने अभी पढ़ा ही हुआ था, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया हम लोगों ने। इकाइनोडर्मेटा में, तो इकाइनोडर्मेटा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, दे आर ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। मोलस्का की हम लोग बात करें, मोलस्का, तो मोलस्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। मोलस्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं। बट, है ना, एक्सेप्शन है, पाइला है ना, जिसे हम लोग पाइला कहते हैं। तो पाइला तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, रेस्पिरेट, बट पाइला है पल्मोनरी सैक, एक्सेप्शन है, पाइला है पल्मोनरी सैक। तो पल्मोनरी सैक क्या होती है, ये लंग्स जैसी ही चीज होती है ना, लंग्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये लंग्स लाइक, है ना, तो इसमें पल्मोनरी सैक पाया जाता है, किसमें, पाइला में। लेकिन मोलस्का में गिल्स ही होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और हमने पढ़ा भी था। अब बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा में हमने देखा था कि गिल्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जो ऑर्थ्रोपोड्स वाटर में पाए जाते हैं, जैसे प्रॉन्स हो गए। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, पाइपलाइन की तरह होती है। बुक लंग्स पाए जाते हैं, तो बुक लंग्स भी हमने डिस्कस किया होता क्लासिफिकेशन में। बुक लंग्स पाए जाते हैं। और स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। जो स्किन से होता है उसको क्यूटिनेशियस कहते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर एनालिड्स की बात की जाए, एनालिडा, तो एनालिडा में हमने पढ़ा था कि बॉडी वॉल से होता है रेस्पिरेशन। बॉडी वॉल बोले तो स्किन से रेस्पिरेशन होता है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ या तो उनमें पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल से रेस्पिरेशन होता है। पेलिकल हमने पढ़ रखा है कि जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, और ये प्रोटोजोआ में ही पाई जाती है। तो पेलिकल हो गई, और पेलिकल और प्लाज्मोलेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, इससे होता है रेस्पिरेशन, है ना। तो ये इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। तो मेन मेन हम लोगों ने कर लिया, बाकी तो मैक्सिमम हम लोगों ने फाइलम में पढ़ा हुआ, नोट कर लिया। डन फातिमा।
ओके, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो हम लोग सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट कैसे करते हैं, है ना। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। एनसीईआरटी आप जरूर साथ में रखें, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, और जहां पर आपको कोई डाउट लगे आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताते आइएगा जिधर भी आपको डाउट महसूस हो। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहले हम लोग ब्रीथ इन कैसे करते हैं ना, सांस अंदर कैसे लेते हैं। तो सांस अंदर लेने की प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। तो देखो जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होता है, देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जब हम इनहेल करते हैं, समझिएगा, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है। तो सपोज दैट ये हमारी रिब्स होती हैं, ये हमारी रिब्स है। तो रिब्स में अंदर की तरफ कुछ मसल्स होती हैं, ये रिब्स को अंदर की तरफ खींचने का काम करती है। इनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ये रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। तो ये रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, रिब्स बाहर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो देखो ये बाहर की डायरेक्शन में, तो ये क्या करती हैं, ये बाहर की तरफ इनको खींचती हैं, तो ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इंटरनल जो अंदर की तरफ होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से रिब केज होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो देखो रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो रिब केज होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें यू मूवमेंट, जब हम सांस लेते हैं ना तो ऐसे मूवमेंट होता है, तो बाहर की तरफ आ जाता है। डायाफ्राम कॉन्टैक्ट एंड इन्फ्लैटन्स, ये जो डायाफ्राम वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो लंग्स के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर इन एल्वोलाई डिक्रीजेस। तो हमारे लंग्स के अंदर मतलब एल्वोलाई के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और एयर बाहर क्या प्रेशर हाई है और अंदर प्रेशर क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव्स इन, तो एयर अंदर चली जाती है। क्लियर। जहां पे आपको डाउट महसूस हो पूछते जाइए और स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं एक्सेल कैसे करते हैं। तो एक्सेल हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब एक्सेल समझ लेते हैं। मतलब कि हम सांस को छोड़ते कैसे हैं, हमारी सांस जो होती है वो बाहर की तरफ कैसे जाती है, एक्सेलेशन। तो एक्सेल, अब एक्सेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो एक्सेलेशन मतलब जो हमारी ये ब्रीदिंग है, उसको कि हम लाइक ब्रीद आउट करना है, एक्सेलेशन इज ब्रीद आउट करना। तो ब्रीद आउट कैसे करते हैं देखो, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके जस्ट अपोजिट में कैसे होता है देखिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब अंदर वाली जो मसल होती है वो अंदर की तरफ, तो देखो ये हमारी रिब्स हो गई। तो मैंने बताया कि अंदर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो वो अंदर की तरफ रिब्स को खींचने का काम करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। अब जब अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, अंदर की तरफ खींचा जाएगा, तो ऊपर वाली को रिलैक्स होना पड़ेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, तो एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। इंटरनल वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सटर्नल रिलैक्स हो जाती है। रिब्स केज मूव डाउनवर्ड, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा जो रिब केज है वो नीचे की तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। डायाफ्राम रिलैक्स, अब डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो ये यू शेप बना लेता है, ऐसा कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है ना। इससे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। लंग्स के अंदर जब वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इन एनवोलाई इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ जाता है, और एयर मूव आउट, जिससे कि हम ब्रीद आउट कर पाते हैं। तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी क्या प्रोसेस, तो जिससे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, रेस्पिरेशन होता है। बोलो ठीक है। ठीक, डन, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आप देख लेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, कई सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दे रखे हैं, तो आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ लीजिए। तो देखो, सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आता है ना, टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो टीवी, तो हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी। तो टीवी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml के आसपास होता है। ये वो अमाउंट है, नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो अमाउंट का एयर जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट में हम लोग निकालते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम नोट कर लो। द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired during normal breath, during normal breath, ठीक है। this is about this is about 500 ml, है ना। तो पहला हो गया हमारा टीवी, तो ये 500 ml होता है। अब देखो दूसरे नंबर पर आते हैं, आईआरवी क्या होता है, आईआरवी, तो आईआरवी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी। अब देखो क्या है कि नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, है ना, कितना मैं नॉर्मल सांस लेने के बाद मैं कितना और सांस ले सकता हूं, उसको मैं आईआरवी कहूंगा। तो मैंने नॉर्मल सांस लिया, अब मैं और ज्यादा कितना ले सकता हूं, तो वो जो और ज्यादा वॉल्यूम ले सकता हूं ताकत लगा के फोर्सफुली, उसको हम लोग आईआरवी बोलते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired, extra volume of air that can be inspired forcibly after forcibly after normal inspiration, after normal inspiration. It is about 2500 to 3000 ml. It is about 2500 to 3000 ml. Third, expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume, ERV. ERV, तो एआरवी क्या होता है, वही सेम, हमने नॉर्मल सांस छोड़ी, उसके बाद और ताकत लगा के अपन कितना ज्यादा और सांस छोड़ सकते हैं, उसको ईआरवी बोलेंगे। तो सांस छोड़ने के बाद और कितना ज्यादा एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपायर करने के लिए और कितना रिजर्व हमारे लंग्स में, उसको ईआरवी बोलेंगे, है ना। नोट करो, इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी, it is extra amount of air that can be forcibly, that can be forcibly expired after, that can be forcibly expired after
normal expiration, after normal expiration, it is 1000 ml to 1100 ml. ये है ERV। चौथे नंबर पर आ जाइए, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अब जितना जो अमाउंट हमारे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हमने पूरी ताकत लगा करके पूरी की पूरी सांस छोड़ दी, है ना, पूरा एयर बाहर निकाल, उसके बाद भी कुछ अमाउंट होता है एयर का जो हमारे लंग्स में रह जाता है। अगर वो ना रह जाए तो लंग्स पूरे आपस में चिपक जाएंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा वॉल्यूम होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, आरवी बोलते हैं। तो नोट करिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ईआरवी करने के बाद जो वॉल्यूम बचा वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर which remains still in our lungs, the volume of air which remains still in our lungs after most forceful, after most forceful expiration. This is about 1100 to 1200 ml. This is about 1100 to 1200 ml. This is about 1100 to 1200 ml. है ना, तो ये हो गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब जो रेजिड्यू बच जाता है। अब आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आईसी। आईसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बात से समझ में आ रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि जितना एक आदमी टोटल इंस्पायर करने के बाद टोटल वॉल्यूम निकाल सकता है, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया कि हमने सांस ली और फिर टोटल जितना वॉल्यूम हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, हमने क्या किया, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे हमने क्या किया, नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि नॉर्मल सांस छोड़ी, मतलब फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल सांस छोड़ी। तो नॉर्मल हमने ऊपर देखा कि ये क्या था, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल सांस छोड़ी तो 500 ml निकाला। उसके बाद हम मैक्सिमम कितना अंदर अपने ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायर करने की टोटल कैपेसिटी हमारे अंदर कितनी होगी, ठीक है। तो 500 ml तो नॉर्मल जो होगा वो हम लेंगे, उसके अलावा और ताकत से कितनी ज्यादा सांस ले सकते हैं, तो उसको हम लोग टोटल दोनों को मिला करके, मतलब टाइडल वॉल्यूम को और जो और जितना सांस ले सकते हैं उसको मिला करके हम क्या करेंगे, बताएंगे हमारा आईआरवी, आईसी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। तो नोट करेंगे, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire, total volume of air a person can inspire after normal inspiration, after normal inspiration. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हमारी है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो आईसी जो है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी एक तो टाइडल वॉल्यूम टीवी, ये वाला तो मैंने बताया, ये जितना छोड़ा था वो तो हमने लिया अंदर, फिर से लिया टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा क्या, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
तो आईसी हमारी टीवी और आईआरवी के बराबर होगी। ये फॉर्मूला लिखो देखो। तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा था 2500, जैसे 3000 और 500 ये, तो कुल मिलाकर के आप मान के चलो कि ये कितना हो जाएगा 3000 से लेकर के, अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, टीवी कितना है 500 है और ये 2500 से 3000, तो 3000 से लेकर के 3500 ml इतना हो सकता है हमारा आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो किसी आदमी की सांस लेने की क्षमता, मतलब कि कोई आदमी कितना सांस अंदर ले सकता है, तो 3 लीटर से लेकर के 3.5 लीटर तक सांस आदमी अंदर ले सकता है। ठीक है, ये समझ आया फातिमा? क्लियर है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा आईसी के बाद इसी तरह से वही ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम आदमी कितनी सांस छोड़ सकता है ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल सांस लेने के बाद मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकता है, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, है ना। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई हमारी ईसी। ठीक है, तो आप देखो ईसी कितनी होगी, ईसी मैक्सिमम सांस, देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी और टीवी, इसको जो इसके एडिशन के बराबर होगी, है ना। तो नोट करेंगे ईसी, ईसी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ईसी इज total volume of air a person can, total volume of air a person can expire after, a person can expire after normal inspiration। तो सेम ये टीवी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो सकता है देखो। तो हमारा जो एक्सपायरेटरी ये 1000 से 1100 था और 500 ये हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसकी रेंज 1500 से 1600 ml तक हो सकती है। तो कोई आदमी मैक्सिमम ताकत लगा के अगर सांस छोड़ने की कोशिश करे तो वो 1.5 लीटर से लेकर के 1.6 लीटर तक 1600 ml तक सांस बाहर छोड़ सकता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकता। राइट, अब आइए सेवेंथ पे। तो सेवेंथ हमारा दे रखा है एफआरसी, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल मतलब जो बच गई, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, आप सांस नॉर्मल छोड़ने के बाद जितना हमारे अंदर बच जाती है उसको हम रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। नोट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ एयर remains in lungs after normal expiration, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल सांस छोड़ा और जो हमारे लंग्स के अंदर रह गई, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एफआरसी। ठीक है, तो एफआरसी कितना होगा देख लेते हैं। एफआरसी किसके बराबर होगा, तो एक तो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, जो हमारे सांस जो रह ही जा रहा जो निकलेगा नहीं, है ना, और उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली और निकाल सकते हैं। तो मैंने बाहर की तरफ सांस छोड़ी, तो बाहर की तरफ जब मैं सांस छोड़ता हूं तो 500 ml निकल गई। अब उसके बाद और ज्यादा कितना निकाल सकता हूं, वो ईआरवी हो गया। तो वो कितना था 1000 से 1600 था, है ना, और रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको कि निकाला ही नहीं जा सकता है ना। तो ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या हम बोलेंगे एफआरसी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है एफआरसी। मैंने सांस छोड़ी, अब और जो मैं फोर्सफुली निकाल सकता हूं उसको हम लोग बोलेंगे ईआरवी बोलेंगे। चलो ठीक क्लियर। और क्या है एफआरसी रखा है, हाँ वाइटल कैपेसिटी वीसी। तो वीसी को हम लोग बोलते हैं
वाइटल कैपेसिटी। तो नोट कर लो भाई, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out. Maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. After a forced inspiration. मैंने ताकत लगा के पूरी सांस अंदर ले ली, जितनी मैं ले सकता, उसके बाद मैक्सिमम में जितना निकाल सकता हूं, उसको हमने वाइटल कैपेसिटी बोला। मतलब कि वाइटल कैपेसिटी किसी भी बंदे के लंग्स की कैपेसिटी होती है, ये अलग अलग होती है। वाइटल कैपेसिटी एथलीट की ज्यादा होगी, योगा करने वाले की ज्यादा होगी, नॉर्मल आदमी की कम होगी, और स्मोकर की नॉर्मल से भी कम, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी यही होती है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? वीसी। तो वीसी क्या होती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना। और माइनस, इसमें हम किसको रिमूव कर देंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो कभी निकाला नहीं जा सकता, तो जितनी टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो रेजिडुअल वॉल्यूम भर नहीं निकलेगा, उसके अलावा जितना वॉल्यूम होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो वीसी इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो वीसी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो एक पॉइंट इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि स्मोकर की कम होगी, एथलीट की ज्यादा होगी, नॉर्मल आदमी की अलग होगी। तो नोट करेंगे, वीसी वेरीज फ्रॉम VC varies from 3400 ml. VC varies from 3400 ml to 4800 ml. VC varies from 3400 ml to 4800 ml. It depend on the age. It depends on the age, sex, and volume of lungs. ठीक है, तो वीसी हो गई, वाइटल कैपेसिटी हो गई। अब लास्ट में हम लोग समझ लेते हैं आखिरी में कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो नोट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखो यहां पर हम लंग्स में भी जो भरी है और जो एयर हमारी ट्रैकिया वगैरह में भरी है ना, ट्रैकिया में भरी है, ब्रोंकाई में भरी है, ब्रोंकियल में, उसको भी काउंट कर लेंगे। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे जो हमारी एल्वुलाई के अंदर है, अब हम उसको भी काउंट कर लेंगे टीएलसी में। नोट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, total volume of air present in lungs after total volume of air present in lungs, total volume of air present in lungs and respiratory passes, after after the maximum inspiration, after the maximum inspiration। तो पूरी हमने सांस ले ली खींच करके। अब जितनी एयर हमारे लंग्स में भरी हुई है, ब्लड ट्रैकिया में भरी हुई है, ब्रोंकाई में भरी है और ब्रोंक्यूल में, उस पूरे को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी या टीएलसी है। ठीक है, तो टीएलसी हो गई वाइटल कैपेसिटी, मतलब किसी आदमी के लंग्स की जितनी कैपेसिटी होती है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसको निकाला नहीं जा सकता। तो इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? टीएलसी बोलते हैं। बताओ भाई, कहीं पे कोई भी किसी भी टर्म में डाउट
क्योंकि आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली नॉर्मली ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ग्रेट। तो देखो हमने कैसे इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, ये भी पढ़ लिया, है ना। और चलो ये चीज हमने पढ़ ली। और अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई, है ना। तो कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बातें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक। तो ब्लड वेसल्स और एल्वुलाई के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है और क्यों एक्सचेंज होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको तब तक बताता हूँ। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये हमारी एल्वुलाई हो गई, ये एल्वुलाई की मेम्ब्रेन हो गई, है ना। देखो लिखा है एल्वुलर वॉल, ये एल्वुलाई की मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली, है ना। और यहाँ पर ये आपको कैपिलरी, तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाली है ये वेन्स को दिखाती है और रेड वाली क्या आर्टरीज को दिखाती है। तो एक जगह आपस में फ्यूज होती है। अब देखो यहाँ पर होता कैसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता है, इन दोनों के बीच में, तो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये देखो यहाँ पर, ये जो मैंने कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल भरा है, यही मटेरियल है जो दोनों के बीच के एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम। ठीक है, ये मटेरियल, तो ये जो मटेरियल है जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, मिडिल मैन की तरह काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब, बेसमेंट सब्सटेंस। तो बेसमेंट सब्सटेंस होता है। और ये जो आपको यहाँ पर आ रही है ना, तो यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है और ये पल्मोनरी वेन है ना, ये जो है। तो लंग्स के पास तक हमको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी ही होती है। तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी की क्या है, कैपिलरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी की कैपिलरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, CO2 को यहाँ छोड़ देती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी पल्मोनरी वेन की पल्मोनरी वेन की जो कैपिलरी है वो प्योर ब्लड को लेकर के जाती है ना। इस तरह से यहाँ के इनके बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है। अच्छा एक्सचेंज किस वजह से होता है, एक्सचेंज दोनों के बीच पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे पार्शियल प्रेशर की वजह से एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे होता है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको बात समझ में पूरी आ जाएगी। देखिए होता क्या है कि मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को और वो करता हूँ। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो थोड़ा-सा इसको और एनहांस करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों के बीच में एक स्पेस है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा, ये हमारी क्या है, इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा ब्लड कैपिलरी है ना? इधर वाला मैं कहता हूँ ब्लड कैपिलरी। आप समझते जाओ। तो ब्लड कैपिलरी में सबसे पहले क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है।
तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरी वाली पार्ट में यहाँ पर ये एक लूज सी मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है, और ये जो मेम्ब्रेन आपकी है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ब्लड कैपिलरी में सबसे बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर है ना एक और लेयर है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एक लेयर है, ये दूसरी वाली, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, एंडोथेलियम लेयर। तो दिस इज एंडोथेलियम लेयर ऑफ कैपिलरी, लेयर ऑफ कैपिलरी। अब इस एंडोथेलियम लेयर की, तो ये पूरी की पूरी दो लेयर की बनी हुई ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ, तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर मौजूद है हमारी आरबीसी। मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, तो ये आरबीसी हमारी मौजूद हो गया। चलो, इतनी कहानी अब हमको समझ में आ गई कि ये हमारी आरबीसी। अब दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई हो गई। अब एल्वुलाई में आप देखिए, एल्वुलाई में ये पहले एल्वुलाई की एक मेम्ब्रेन है, अब ये एल्वुलाई में सबसे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोई बेसमेंट। तो दोनों के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, दिस इज आल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एपिथेलियम लेयर है, जो एल्वुलाई की खुद की एपिथेलियम लेयर। तो ये एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की एपिथेलियल लेयर है। एपिथेलियल लेयर के अलावा यहाँ पर एक और फ्लूइड से बनी हुई एक लेयर है ना? तो एक फ्लूइड से बनी हुई अंदर की तरफ लेयर होती है। तो ये जेल जैसा मटेरियल होता है, ये लंग्स को चिपकने नहीं देता है, ये लंग्स को मॉइस्ट बना के अंदर से रखता है ना? तो यहाँ पर एक और लेयर होती है, ये जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सर्फेक्टेंट, है ना? या फ्लूइड की बनी हुई लेयर। तो फ्लूइड और सर्फेक्टेंट, तो फ्लूइड या सर्फेक्टेंट से बनी हुई लेयर होती है। अब होता क्या है, आखिर दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट गैसेस का कैसे होता है? तो आप समझिए, यहाँ पर क्या है कि O2 और CO2 में डिफरेंस होता है। आप देखो, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से डिफ्यूज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है आरबीसी से लंग्स के, मतलब एल्वुलाई के अंदर डिफ्यूज होती है। तो रीजन ये होता है कि हमारी आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mm Hg होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, और हमारे लंग्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन 40 mm Hg CO2 का प्रेशर होता है, और यहाँ पे 45। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट होता है। अब देखो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वुलाई से लेकर के कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे आरबीसी की तरफ, क्योंकि इसके भी पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। ऑक्सीजन का एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है 104 104 mm Hg, है ना? ये होता है O2 होता है, और यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर होता है 95 mm Hg O2 होती है। तो O2 इस तरह से डिफ्यूज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये, अच्छा ये जो दोनों लेयर होती हैं, इन दोनों लेयर की मैं आपको लेंथ बता देता हूँ। ये दोनों जो लेयर की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, मैं किसी और कलर से करता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के, ये डिस्टेंस मात्र होती है 0.2 mm थिक होती है।
है ना। और ये जो दोनों के बीच में स्पेस है जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, और इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से एल्वुलाई और आरबीसी के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज, क्लियर है। और इसका फातिमा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये आपको डायग्राम मिलेगा नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक चीज, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है फातिमा, कि किसी भी मेम्ब्रेन की वो मैक्सिमम कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी को वो गैसेस को डिफ्यूज आउट करती है, उसको हम डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहते हैं। नोट कर लो, respiratory membrane has a limit of gaseous exchange. The respiratory membrane have a limit of gaseous exchange between alveoli and pulmonary membrane. Between alveoli and pulmonary membrane. Pulmonary membrane of blood capillary. This is called diffusing capacity. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार बना के लिखेंगे। डिफ्यूजन ऑफ CO2, diffusion of CO2 is 20 times faster than O2. समझिए बात को, diffusion of CO2 is 20 times faster than O2. Diffusion of CO2 is 20 times faster than O2, and that of O2 is 2 times, and that of O2 is 2 times faster than N2. तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 का डिफ्यूजन 20 गुना ज्यादा होता है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में O2 का डिफ्यूजन दुगना होता है। ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा। क्लियर? चलो, तो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक आखिरी एक्चुअल कहानी पे आ जाते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है, समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है हमारे ब्लड, पहली बात क्या है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, अबाउट 3% ऑफ O2 in blood remains dissolved with plasma, dissolved with blood plasma लिखो। तो इसमें से 3% जो O2 होती है, ये ब्लड में प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। एक बात और यहीं पे बता दूं, O2 के कंपैरिजन में प्लाज्मा में CO2 के डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो 100% जो O2 हो गई, तो हमने माना 100% जो O2 हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है, उस 100% O2 में से
3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे। 97% of O2 is carried out by oxyhemoglobin. Is carried out by oxyhemoglobin. तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। तो बाकी की जो 97% होती है वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करने का काम करता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन ने लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करने के बाद वो टिश्यूज के पास जाता है और टिश्यूज के बाद ऑक्सीजन डोनेट कर देता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, है ना। और जैसे ही इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो नीचे इसके एक पॉइंट लिखो। अ नॉर्मल पर्सन हैज about 15 gram of a normal person have about 15 gram of hemoglobin. 15 gram of hemoglobin in 100 ml of blood. तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। A normal person have about 15 gram of hemoglobin per 100 gram of blood, 100 ml of blood. फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 1 gram of hemoglobin, 1 gram of hemoglobin can carry about 1.34 ml O2, है ना। तो 1 gram of hemoglobin carry about 1.34 ml of O2। तो 15 ग्राम कितना करेगा, तो 15 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली कितना ले जाता है, तो 19.4 ml O2 ले जाता है 15 ग्राम। या यूं कहें 100 ml जो ब्लड होता है वो कितनी O2 कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, 19.4 ml O2 कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें सेम है, नोट कर लीजिए। और कोई डाउट हो बताइए। एनी डाउट? तो ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है वो बात को समझ लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड 3 अलग अलग फॉर्मेट होती है ना। तो सबसे पहले किस फॉर्म में होती है, वही सॉल्युबल फॉर्म में। तो सबसे पहले सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल विद ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सॉल्युबल होती है, 7% CO2 सॉल्युबल होती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में प्लाज्मा में ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए 7% जाती है। सेकंड क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 70% किस फॉर्म में होती है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। बाई कार्बोनेट के फॉर्म, ये एक अलग चीज आ गई, बाई कार्बोनेट फॉर्म। तो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 70% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। बाई कार्बोनेट आयंस क्या हो गए, तो बाई कार्बोनेट आयंस हो गए HCO3 माइनस, है ना। तो बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में
70% CO2 होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये बात कैसे होती है, इस बात को हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है? और नोट कर लो। बाइकार्बोनेट आयंस, bicarbonate ion are produced by carbonic acid H2CO3, carbonic acid which is a unstable compound, which is a unstable compound. अब देखो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो बनते कैसे, है ना? तो ये अब यहाँ पे कहानी असली समझ में आती है, समझिएगा बात को। और जहाँ नहीं समझ में आया मेरे को फ्रैंकली बताना कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, आई विल टेल यू, ठीक है? तो बाकी तो आपको पढ़ा होगा, फिर भी आप जहाँ पे नहीं समझ में आया आप बिल्कुल फ्रैंकली बताइएगा। अब देखिए होता क्या है कि आरबीसी के अंदर, है ना, आरबीसी के अंदर तो प्लाज्मा है, वहां पे वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर और एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या होता है, ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट करता कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर को रिएक्ट करवाता है और क्या बना देता है, H2CO3। और H2CO3 क्या है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है फिर से इसी एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच वैल्यू में डिफरेंस होता है? कितना होता है? नहीं आइडिया? यस यू आर राइट, होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्यों होता है ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाने की वजह से। और आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वही एसिडिटी क्रिएट करेंगे, है ना? तो इसकी वजह से जो ये जो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इन हाइड्रोजन आयन के लिबरेट होने की वजह से उसकी पीएच वैल्यू गिर जाती है। नोट कर लो इस बात को, यहीं पे नोट करो। दीज लिबरेटेड हाइड्रोजन आयन, दीज, और ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, these liberated hydrogen ion change the pH value under under slightly acidic. The pH value of blood, the pH value of blood decreases from the pH value of blood decreases from 7.4 to 7.34। वो ज्यादा नहीं होता है, कितना फर्क होता है, सब पड़ता है, लेकिन चेंज होती है। इसका आंसर होगा यस, इट चेंज। ठीक है, अब देखो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना? तो अभी हम पढ़ रहे हैं बाइकार्बोनेट फॉर्म के आयन के फॉर्म में कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया नीट में, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, और ये आपसे स्कूल वाले भी कई बार पूछते थे, लेकिन क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन आ चुका है।
अब देखो क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। ये हमारी ब्लड कैपिलरी की वॉल है, दिस इज, अच्छा डिफरेंस कितना था, 7.4 से, तो 7.4 तो नॉर्मल होता है, 7.34 हो जाता है, तो 0.6 का 0.06 का डिफरेंस है ना। ओके, अब देखो ये जो है दिस इज ब्लड कैपिलरी, ये हमारी ब्लड कैपिलरी की वॉल, और ये कोई टिश्यू एसल हो गई, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और CO2 रिलीज होकर के ब्लड कैपिलरी को क्रॉस करते हुए तो देखो अब क्या होता है, टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आया और ब्लड कैपिलरी से आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी आपकी, आरबीसी के अंदर CO2 आया। अब आरबीसी के अंदर हमने पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये यहाँ से वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ये एक रिवर्सिबल अनस्टेबल कंपाउंड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा। H2CO3 फिर हमने थोड़ी देर अभी पहले पढ़ा है कि H2CO3 ब्रेक हो जाएगा किसमें, HCO3 माइनस मतलब कार्बोनिक आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, समझिए बात को, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे कि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएंगे, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ये हाइड्रोजन आयन क्या बनाएंगे, HHB बनाएंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा कि देखिए, अब यहाँ पर एक पंप काम करना शुरू कर देगा, समझते हो बात, यहाँ पर क्या होगा कि एक पंप काम, तो यहाँ पर ये पंप क्या करेगा, यहाँ पे कुछ पंप्स होते हैं, पंप्स सबको पता है कि पंप्स वो होते हैं जो प्रोटीन होती हैं, गेटवे प्रोटीन्स होती हैं, तो ये क्या करेंगी, एक्सेस में जो कार्बोनिक आयंस होंगे HCO3 नेगेटिव, उनको बाहर निकाल देंगी और बदले में क्लोराइड को अंदर ले लेंगी, है ना, Cl को अंदर ले लेंगे, जिससे अंदर क्लोराइड बढ़ जाएगा और सेल का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जब क्लोराइड अंदर आएगा तो क्लोराइड के अंदर आने की वजह से सेल्स में वाटर अंदर इनपुट आने लगेगा, जिससे कि क्या होगा, वाटर सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। बोलो फातिमा, क्लियर है। नहीं आया, ठीक है, चलो मैं बताता हूं। देखो अभी क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा है ना कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, तो होता क्या है कि ये CO2 टिश्यू से लिया और CO2 आरबीसी के अंदर आ गई। अब आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन से CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। 3% तो 7% हो गया किसके फॉर्म में, सोल्यूबल प्लाज्मा के फॉर्म में, सोल्यूबल होकर के, और बाकी का जो 70% है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन बने कहां पे और कैसे बने, वही हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, जो 70% CO2 है वो आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के अंदर क्या हुआ, वाटर से कंबाइन करके H2CO3 बना, ये रिएक्शन जो हमने पढ़ा कि वाटर से कंबाइन करके H2CO3 बनाई, H2CO3 फिर, और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पर CO2 वाटर के साथ कंबाइन होती है और ये बनाती है, क्या बनाती है, ये बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट जाता है HCO3 में और Cl नेगेटिव में, HCO3 में और H में।
ये यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के HHB बना देगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो HCO3 है, अब ये इसका अमाउंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक पंप ऑन हो जाएगा, जिससे ये कुछ जो HCO3 होंगे, ये सेल से, आरबीसी के सेल से बाहर निकल जाएंगे। कहाँ पे निकल जाएंगे, ब्लड प्लाज्मा में से बाहर निकल जाएंगे, और बदले में क्लोराइड आयन अंदर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को, HCO3 के बाहर निकलने की प्रोसेस को और क्लोराइड के अंदर आने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अब बताओ, बोलो फातिमा, समझ आया? पक्का ना? कोई हेजिटेट नहीं करना, अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना सर नहीं समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर इसी बात पे नोट कर लो। ठीक है, नोट करो, मैं इसको लिखवा देता हूँ, क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बार और पूछा गया था, और इसको क्लोराइड शिफ्ट में पूछा गया था, हैमबर्गर इफेक्ट क्या होता है, इसी को हैमबर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, हैमबर्गर फिनोमेना। तो क्लोराइड शिफ्ट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना, इसी के नीचे नोट कर लो, दोनों एक ही मतलब है, ये मेरे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना नोट करेंगे। अबाउट 70% ऑफ about 70% of carbon dioxide forms HCO3 negative ion, bicarbonate ion in RBC. Full stop. The excess of HCO3 negative, excess of HCO3 negative मतलब bicarbonate ion leaves the excess of HCO3 negative, that is bicarbonate ion, leaves the RBC in exchange of chloride ion. Full stop. The exchange process is called chloride shift. The exchange process is called chloride shift. ठीक है, नीचे एक आखिरी पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। It causes increase in size. It causes increase in size of RBC. Yeah, chloride shift. It causes increase in the size of RBC because RBC take takes extra water from outside of cell, तो देखिए आप थर्ड क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चली गई, 70% चली गई कहाँ, बाइकार्बोनेट आयन के, तो 77% हो गया। अभी भी भाई साहब 23% तो बची हुई है, तो बाकी की बची हुई कैसे आएगी, तो बाकी की बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और क्या बनाएगी, HbCO2। तो HbCO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, तो डीओकार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ आ गया भाई?
तो ये हो गया दोनों का ट्रांसपोर्ट। वन लास्ट एक और चीज बताना चाहूंगा। देखो, इसको कि आप लोग क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप ये डिसोसिएशन कर्व है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इस वाले पे हमने क्या लिया हुआ है, ये देखो 10, 20, 30, 40, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का किसमें है, mmHg में है ना। और ये है O2 सैचुरेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल। तो देखो जैसे हम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाएंगे, तो अगर किसी आदमी को प्योर ऑक्सीजन दी जाए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता जाएगा, है ना। देखो लेवल बढ़ता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता रहा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब देखो एक लिमिट में आने के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट पे आने के बाद, जिस लिमिट पर ये बॉन्ड बनना बंद हो जाए, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो और ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देने से ये कर्व ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो जिस लेवल पर जाकर के, है ना, तो यहाँ पर देखो 100% पे जाने के बाद अब क्या होता है, सैचुरेशन लेवल आ गया। तो जिस लेवल पर जाने के बाद पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद फर्दर और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद बॉन्ड नहीं बनेंगे, और एक ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसी को बोला जाता है। ये ग्राफ समझ में आ गया, क्या है ग्राफ, वैसे ग्राफ यही समझना था। बोलो भाई खाती, तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जरूरी कई बार पूछ लेता है। डन, ठीक। तो मैं ग्राफ हटा लेता हूँ। और क्या, एक और चीज, हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। तो देखो यहाँ पे ब्रेन से निकल करके आती है ना, आ, कुछ नर्व्स निकल करके आती हैं, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, नर्व सिग्नल कोडिंग स्टोर टू O2 लेवल। तो यहाँ पर ये जो आती है, जो हमारी इसको कंट्रोल करती है। तो इंटरनल यहाँ पे ये वाली जो नर्व आ रही है, ये आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला पॉइंट, ये ब्रीदिंग कंट्रोल जो सेंटर्स है, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर। तो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहाँ पे मौजूद है, ये मेडुला में और पोन्स में मौजूद है ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, ठीक है। ये ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर हमारे लंग्स को कंट्रोल करते हैं, ये नर्व सिग्नल को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रोल होती है, ठीक है। तो जिससे एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से पोन्स और मेडुला हमारे ब्रेन हमारे ये लंग्स को कंट्रोल करने का काम करती है। ये इधर कार्डियक कंट्रोल है कि कार्डियक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हम्म।
तो कुछ डिजीज होती हैं, जैसे एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, इसको शॉर्ट में समझ लो, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, तो फॉरेन सब्सटेंस की वजह से होती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। नोट करेंगे, कॉजेज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, causes due to allergic reaction from foreign substance that affect respiratory tract. Full stop. It causes coughing. It causes coughing, wheezing. wheezing मतलब होता है सांस लेने में घर घर की आवाज आनी, उसको wheezing कहते हैं। coughing, wheezing and blockage in respiratory tract. दूसरा होता है एम्फाइसेमा। ये भी बीमारी है, नोट करो। इसका मतलब क्या होता है, एम्फाइसेमा का मतलब होता है, इट मींस इन्फ्लेशन और फुल ऑफ एयर। इसका मतलब होता है एम्फाइसेमा का इन्फ्लेशन और फुल ऑफ एयर। इट इज abnormal inflation of bronchi. It is abnormal inflation of bronchi or respiratory tract, bronchi और alveoli। ठीक है, नोट करेंगे। alveoli, alveoli septa get destroyed and elastic tissues and elastic tissues develops inside lungs. Full stop. The major cause behind it, the major cause behind it is cigarette smoking. Silicosis, ये होती है सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए। तो सीमेंट फैक्ट्री में जो सिलिका उड़ती है, उसके पार्टिकल से लंग्स में इंफेक्शन हो जाना। एस्बेस्टियोसिस, एस्बेस्टस की फैक्ट्री में सीमेंट जैसा ही होता है। एस्बेस्टस की फैक्ट्री में, एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो एस्बेस्टस के पार्टिकल के उड़ने की वजह से एस्बेस्टियोसिस हो जाती है। इनको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये किसी बंदे के काम की वजह से, प्रोफेशन की वजह से होती है, इसीलिए इनको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। इट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। अब देखो, अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है एक्सक्रीशन, समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेशन पढ़ेंगे, है ना। एक्सक्रीशन को देखो, तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन।
तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में पहले मैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा देता हूँ। मैं आपको एक बार आउटलाइन देते जाता हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझ लें। देखो, तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, दोनों ही किडनी में एओर्टा से ब्लड आता है। देखिए, तो यहाँ से एओर्टा से ये ब्लड आया, ब्लड आकर के दोनों किडनी में चला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एओर्टा लेकर के आई और एओर्टा से एक राइट रीनल आर्टरी गई है और दूसरी गई है लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो कुल मिला करके ब्लड को ले जाने का काम रीनल आर्टरी करती है, जो किडनी में ले जाने का काम। ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट किडनी हो गई, आपकी राइट किडनी। अब यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये किडनी क्या करती है कि दो चीज निकाल करके लेती है। वो क्या है, किडनी इससे निकाल लेती है, तो किडनी में ये छोटे छोटे फिल्टर्स पाए जाते हैं, या किडनी की सेल्स को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब देखो, जो नेफ्रॉन होते हैं वो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद नेफ्रॉन क्या बचा लेते हैं, तो यूरिया निकाल देते हैं, और यूरिया के साथ में कुछ अमाउंट में वाटर निकाल देते हैं। तो देखो, हर बार ब्लड से वाटर कम हो जा रहा है, इसीलिए बार बार हमको पानी पीना पड़ता है। अब क्या होता है, ये यूरिया और वाटर, इसी को तो हम लोग यूरिन कहते हैं, ये यूरिन है। तो यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है। ये जो यूरिन होता है, ये यूरिन, ये यूरेटर की हेल्प से, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, राइट यूरेटर, यूरेटर की हेल्प से इकट्ठा हो, कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा, है ना। और यहाँ पर हमारी मसल्स पाई जाती है, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं, दे वर्क लाइक प्रेशर कुकर वेसल, है ना। तो ये प्रेशर वॉल्व की तरह काम करते हैं। तो यहाँ दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक यहाँ पर, जब प्रेशर पड़ता है तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से यूरिन वाला तो पार्ट इधर निकल गया। अब प्लस फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, अब देखिए, फिल्टर ब्लड जाता है। फिल्टर होने के बाद ये देखो, तो ये वाली हो गई राइट रीनल वेन हो गई, है ना। तो फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है वो रीनल वेन से जाता है। ये राइट रीनल वेन हो गई और ये लेफ्ट रीनल वेन। तो फिल्टर होने के बाद ब्लड फिर से मेन स्ट्रीम में चला गया, और यहाँ पर छोटी छोटी आपको ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनको कि हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए, एड्रिनल ग्लैंड ये हो गई, और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड ये हो गई। तो एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कौन करता है, एड्रिनल वेन सप्लाई करते हैं। तो राइट एड्रिनल वेन और लेफ्ट एड्रिनल ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन चलता रहता है। बोलो, समझ आया क्या? और समझ आया तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, एक डायग्राम है, वो मेरा बनाया हुआ है ना, उससे मैं आपको समझाता हूँ किडनी का स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर, ऊपर की तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है ना, कैप्सूल, जिसको कि रीनल फैसियोला कहा जाता है, ये सबसे ऊपर। उसके नीचे आप देखेंगे एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। तो एडिपोज टिश्यूज हमें पता है कि ये फैट इनके अंदर डिपॉजिट होता है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे, इंजरी से या जर्क से, है ना। तो जर्क से या किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो इंजरी या जर्क प्रोटेक्ट कर, रीनल फैसियोला दिस इज अ कवर, है ना। ये कैप्सूल है, इसको कवर की तरह काम करता है। अब देखो, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं।
तो रीनल कैप्सूल किडनी को कवर करके रखता है, उसके ऊपर एडिपोज टिश्यू, रेनल फेसुला ऑलरेडी है। अब यहाँ पर अब आप जाते हैं जो रीनल कैप्सूल के नीचे, अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कॉर्टेक्स वाला, है ना? तो इस ये जो अंदर की तरफ जो टिश्यूज़ इनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो ये इस तरह का है, इसको हम लोग कैलासिस बोलते हैं, है ना? तो कैलासिस में ये जो मेजर बाहर के निकलते हैं इनको मेजर कैलासिस बोलते हैं, और ये छोटे-छोटे जो हैं इनको इन वाले पार्ट को तो ये मेजर कैलासिस हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलासिस बोलते हैं, जो छोटे वाले हैं। और आप देखेंगे ये माइनर कैलासिस होते हैं छोटे वाले। इनके आखिरी में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको रीनल पैपिला बोला जाता है। रीनल पैपिला से जो रेड आउटग्रोथ दिखाया जा रहा है इनको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो जगह बनती है उसको रीनल कॉलम कहा जाता है, ठीक है? तो ये इसका स्ट्रक्चर। वही रीनल आर्टरी वेन ब्लड लेकर के आती है, रीनल वेन ब्लड लेकर के जाती है, और ये पैपिला का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। यूरिन यूरेटर से होता हुआ चला जाता है। क्लियर? ओके। मैं यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर का भी डायग्राम आपको दिखा दूँ। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम, वो ऊपर से यूरेटर आती है, यूरेटर आकर के ये पूरा मस्कुलर पार्ट होता है, तो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये ओपनिंग ऑफ यूरेटर, ये जहाँ पे ओपन होती है ट्रायंगुलर पार्ट इसको ट्राइगोन कहा जाता है, तो ट्राइगोन में आकर के ओपन होती है। उसके बाद यहाँ यूरिन इकट्ठा हो जाता है, इनर लाइनिंग और ब्लैडर। ये जो इनर लाइनिंग है ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की किसकी बनी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई, तो एपिथेलियम की बनी हुई। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, स्फिंक्टर वॉल होते हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर। तो जब हमको यूरिन जाना है, हमको फीलिंग आती है हमको यूरिन जाना चाहिए, तो इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है उस समय, ओपन हो जाता है। तो अंदर वाला वॉल ओपन हो जाता है, तब हमको लगता है कि हमें जाना चाहिए, वरना वरना वो यहीं हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब वो कोई बंदा फिर भी रोक के बैठा हुआ होता है या नहीं कर जा सकता है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी ओपन हो सकती है। लेकिन ये होती है हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है? तो जो एक्सटर्नल होती हैं वॉलंटरी होती हैं, और जो इंटरनल वाली होती हैं कैसी होती हैं? दे आर इनवॉलंटरी, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये याद रखना। इनवॉलंटरी। बोलो भाई, क्लियर है? अब देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, नेफ्रॉन कैसे होते हैं। देखो, नेफ्रॉन हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, मतलब यूरिया प्लस ब्लड आता है, और यहाँ से प्योर ब्लड एग्जिट कर जाता है, प्योर ब्लड। इसके बाद यहाँ से जो निकलता है अंदर की तरफ जाता है, तो ये पावर वाला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल है। यहाँ पर जो भी मटेरियल निकल कर आता है, मतलब वाटर, यूरिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी रह जाते हैं, उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट जब फर्दर पास होता है तो फिल्ट्रेट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें घुली होती हैं। मेन चीज क्या है? वाटर है, और फिर क्या है? यूरिया है। लेकिन भाई साहब इसके साथ क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, है ना? और क्या घुला होता है? इसके साथ मिनरल होते हैं, ठीक है? और क्या होता है? विटामिन होते हैं, ये सब घुले हुए होते हैं। अब काम की चीज़ वापस ना जाने पाए, तो क्या होता है, ये जो पास वाली ट्यूब है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। प्रॉक्सिमल मतलब जो बोमेन्स कैप्सूल के पास है, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में होता है, ठीक है? ये यू शेप है, इसको लूप ऑफ हेनेले कहते हैं, है ना? और ये दूर वाली ट्यूब है, ठीक है? डिस्टल ट्यूब्यूल, तो डिस्टल मतलब दूर वाली जो है,
और आखिरी में यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल। बोलो भाई। अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो पूरी कहानी है, उससे आपके नीट के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं यूरिन फॉर्मेशन। इसको क्या करना होगा फातिमा, इस वाली पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेना होगा, ये 2 स्टेप में लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है ना। तो पूरे जितने भी आपके नीट के क्वेश्चन हैं, मेरा दावा है कि इस डायग्राम से बाहर नहीं होंगे, सब आ जाएंगे। तो इसको अपन 2 हिस्से में पढ़ते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। पहले मैं बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, समझना फातिमा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स, मतलब किडनी के बाहर वाले पार्ट में। और ये जो लाइन खींची हुई ना, इसके नीचे वाला हिस्सा कहाँ पे, मेडुला वाले पार्ट में। तो ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, नीचे वाला कहाँ है, मेडुला वाले पार्ट में। क्लियर है ना। तो पहले ये वाला पार्ट पढ़ लिया जाए और फिर ये वाला पार्ट में बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आधा आधा पार्ट। देख, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे फिल्ट्रेट जाता है। तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड गया और यहाँ से प्योर ब्लड निकल गया। अब यहाँ पर जो मटेरियल है, अच्छा ये क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के बाहर क्या है, चारों तरफ ब्लड है ना। तो अब देखो, ये पास वाली को हम पीसीटी बोलते हैं, क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो पास वाली है, पास वाली मुड़ी वाली, पास वाली मुड़ी हुई ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, ट्यूब मतलब ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेट कैसा होता है, देखो फिल्ट्रेट हमने इसको कहा, यूरिन अभी नहीं कहेंगे। फिल्ट्रेट का फिल्ट्रेट कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। क्या मतलब होता है, मतलब कि पाइप के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है और बाहर की तरफ जो लिक्विड है ब्लड में, दोनों की जो कंसंट्रेशन है इक्वल है। अब यहां से जब फिल्ट्रेट पास होता है तो मैं इंसर्कल कर देता हूं आपको क्या क्या लेना है। जो मैं इंसर्कल करूं स्क्रीनशॉट आप लेते आना। सोडियम, पोटेशियम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको ले लिया जाता है, कहां से, फिल्ट्रेट से बाहर निकाल लिया जाता है। 60% ऑफ यूरिया एब्जॉर्ब बाई डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या करता है, देखो यूरिया जो होती है वो अंदर चली जाती है ना। और यूरिया के अंदर जाने के बाद, तो यहाँ पे इस ट्यूब से जब पास होता है तो यूरिया तो अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर क्या आता है, सोडियम, सॉरी, ये पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड। देखो ये सब बाहर की तरफ आ रहा है। हार्मोन्स बाहर आ जाते हैं, तो ग्लूकोज बाहर आ जाता है, एमिनो एसिड बाहर आ जाता है, इतनी सारी चीजें बाहर ले ली जाती हैं। अब इसके अंदर क्या जाता है, अंदर मतलब फिल्ट्रेट में क्या मिल जाता है, तो ये सब चीजें फिल्ट्रेट से निकाल ली गई। क्यों, क्योंकि ये काम की चीजें हैं। अगर यूरिन के साथ बह जाती तो हमारा नुकसान हो जाता और बॉडी का न्यूट्रिएंट बाहर चला जाएगा। अब क्या होता है, ड्रग्स यहाँ पे क्या होती हैं, अंदर चली जाती हैं। ठीक है, क्रेटिनिन होता है, क्रेटिनिन अंदर चला जाता है, इन चीजों को अंदर ले लिया जाता है। ये क्लियर है पीसीटी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पीसीटी में कौन सा एब्जॉर्ब नहीं होता है, पीसीटी में कौन सा एब्जॉर्ब होता है, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है ना, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है। ठीक है फातिमा, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे की तरफ। अब देखो नीचे आ गए, कहाँ पे आ गए, लूप ऑफ हेनेले में, ये देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते आते ये यूरिन कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसे सॉल्ट वगैरह निकाले गए, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया तो हाइपोटोनिक हो गया। अब देखो यहाँ पर हाइपोटोनिक टू ब्लड बाई H2। अब यहाँ पे H2 एब्जॉर्ब हो जाता है, H2O को वापस फिर से ले लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
आप ये नीचे जाने वाली को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, है ना। आप डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, आप ऊपर जाने वाले को असेंडिंग लिम्ब। देखो यहाँ बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है, दिस इज परमेएबल टू यूरिया, मतलब यूरिया इसके अंदर जा सकता है। तो बाहर से सराउंडिंग से यूरिया को ले लेता है, क्योंकि उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। NaCl के लिए परमेबल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इम्परमेबल फॉर वाटर। यहाँ पे वाटर अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो क्या होता है, वाटर अंदर बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन ये यूरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, NaCl को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है। इसको लूप ऑफ हेनेले कहते हैं, यू की शेप में है जो। बोलो फातिमा, क्लियर। ग्रेट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर से ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक है, ग्रेट। अब देखो आ जाते हैं कहां पे, DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूर वाली ट्यूब्यूल में DCT में देखते हैं, DCT में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। देखो अब क्या होता है, मैं जितना अंडरलाइन करूं बस उसको आपको याद करना, उससे ज्यादा नहीं। यहां पर एक एंजाइम, एक हार्मोन होता है एल्डोज, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सोडियम का। एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ADH की प्रेजेंस में। ADH हार्मोन है, इसकी प्रेजेंस में एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम, ये रिलीज कहां से होता है ADH, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में वाटर को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहां पर देखो, एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में सोडियम एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एनर्जी खर्च करके। कहां से निकलता है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और नीचे वाला किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब क्या हुआ, फिर से यहां से, अब यहां से ये यूरिन का, इसको हम यूरिन कहने लगेंगे इस लाइन के बाद से, ठीक है ना। देखो, फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड, है ना, ब्लड से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। आप इसको पाइपलाइन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, सोडियम इज अगेन, सोडियम इज एब्जॉर्ब अंडर एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे भी सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है अंडर एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ले लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये यूरिन रिलीज हो जाता है, और यूरिन कैसा होता है, याद रखिएगा, हाइपरटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड होता है। तो ये अपने अंदर भरे हुए फ्लूइड से क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, लेकिन ब्लड से कैसा होता है, हाइपरटोनिक। ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। इसको हम पूरी कहानी के फॉर्म में 11th में लिख करके आते हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन। ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो लाइक एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, आई क्लेम फॉर दैट। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। और देखता हूँ कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। लेट मी चेक इट। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे कि
सबसे पहले अमोनोटेलिक, तो अमोनोटेलिक वो होते हैं जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट अमोनिया, एक्सक्रीट अमोनिया, उनको अमोनोटेलिक कहते हैं, है ना। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिया था इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है। तो अर्थवॉर्म याद रखना, जब पानी ज्यादा होगा तो अमोनोटेलिक होगा, और जैसे पानी की कमी हो जाएगा वो यूरियोटेलिक हो जाएगा। तो एक्सेप्शन है अर्थवॉर्म, ठीक है। लीच एग्जाम्पल फातिमा जरूर याद रखना। ऑर्थोपोड और मोलस्क, ये सब क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रीट करते हैं, वो अमोनोटेलिक बोलते हैं। दूसरे आ गए यूरियोटेलिक, हम आप जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अर्थवॉर्म दोनों में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अर्थवॉर्म ही लिख लो। तो जब वाटर की स्कैरिसिटी होगी तो अर्थवॉर्म क्या हो जाएगा, यूरियोटेलिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा इसका एग्जाम्पल, फ्रॉग, टर्टल, ठीक है, और एलिगेटर, मगरमच्छ वगैरह, ठीक है, एलिगेटर्स, ह्यूमन एंड अदर मैमल, ठीक है, नोट कर लो। तो नोट, एक चीज और नोट कर लो, नोट करो एक चीज इसी के नीचे, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड थ्री, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड थ्रू यूरिया साइकिल, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड थ्रू यूरिया साइकिल which was discovered by Hans Crabbe, which was discovered by Hans Crabbe, यार सॉरी, Hans Crabbe, ये वही Hans Crabbe साहब हैं जिन्होंने क्रेब साइकिल खोजा था। It was discovered by Hans Crabbe and Kurt Henselier and Kurt Henselier, Kurt Henselier in 1932. Hence, urea cycle is also called, hence urea cycle is also called Crabbe Henselier cycle, Crabbe Henselier cycle. Third, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड जो होता है, इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिक एसिड जो होता है इट इज नॉन टॉक्सिक, पहली खास बात, बाकी सब टॉक्सिक होती हैं, इट इज नॉन टॉक्सिक, पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी खास बात क्या होती है कि इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल टू वाटर, ये पानी में घुलता नहीं, इनसॉल्युबल टू वाटर, है ना, और ये वाटर में घुलता नहीं है, ठीक है। कैन बी रिटेन्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, कैन बी रिटेन इन बॉडी, तो एनिमल की बॉडी में बहुत लंबे समय तक के लिए इसको रिटेन किया जा सकता है, क्योंकि नॉन टॉक्सिक होता है। हम आप यूरिया, यूरिन को यूरिन टॉक्सिक होता है, इसमें यूरिया है, तो हम आप उसको लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तो यूरिक एसिड, अब कौन यूरिक एसिड सीक्रेट कर, यूरिकोटेलिक होते कौन है, एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट लाइक कॉकरोच,
हाँ, कैमलियन, राइट, कॉकरोच, रेप्टाइल्स, लैंड लिजार्ड, लैंड रेप्टाइल, एंड लैंड लिजार्ड्स, ठीक है, स्नेक, बर्ड, सब यूरिकोटिलिक। 4 एमिनोटेलिस, एमिनोटेलिस। Some mollusks like Unio, some mollusks like Unio and some echinoderms and some echinoderms. Some echinoderms excrete amino acid, excrete amino acid as their excretory product, as their excretory product. These are called as their excretory product. These are called एमिनोटेलिक। फिफ्थ लास्ट, कई बार ये भी पूछा गया है, गुआनोटेलिक। दे एक्सक्रीट guanine, they excrete guanine as their they excrete guanine as their excretory product. ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक ही अभी तक एग्जाम्पल है, स्पाइडर। स्पाइडर ऐसा करता है, गुआनिन एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें एक लास्ट चीज और बता देता हूँ कि डायलिसिस कैसे होती है। हालांकि इजी आपको पता होगा, तो मैं प्रोसेस और आपको समझाता हूँ डायलिसिस वाली प्रोसेस। डायग्राम दिखा देता हूँ डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करता है। डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि एक तरफ से ब्लड जाता है, तो ये देखो यहाँ पर क्या, ब्लड इज रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग। तो एक क्या करते हैं, यहाँ से वेन से ब्लड निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एट्रियल प्रेशर मॉनिटर करते रहते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, हेपेरिन एक एंजाइम, हेपेरिन को इन्फ्यूज कर देते हैं जिससे कि ब्लड को क्लॉटिंग ना हो। और हमें पता है हेपेरिन क्या करता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग ना होने पाए इसलिए इसको हेपेरिन डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ एक ब्लड पंप लगा होता है, मोटर पंप करती है, यहाँ पे प्रेशर से ब्लड जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, डायलाइजर भरा होता है, ये डायलाइजर। तो डायलाइजर क्या होता है, इसका एक आयनिक बैलेंस होता है, एक लिक्विड होता है। ये क्या करता है, उसे यूरिया और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और यहाँ से एक तरफ से डायलिसिस फ्लूइड, जिसको डायलाइजर कहते हैं, यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है ना। और इसके बाद क्या होता है, ये सब जितनी इम्प्योरिटी होती है डायलाइजर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके बॉडी बाहर निकाल देता है। डायलाइजर वैसे काम करता है जैसे यूरिन की तरह, है ना। तो यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेता है फिल्टर की तरह और बाहर निकाल देता है। दूसरा क्या होता है, ये दूसरा पंप लगा होता है, ये इनफ्लो करता है जिससे ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरह से 1-2 घंटे तक प्रोसेस चलती है और पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी एक्सक्रीशन। कोई डाउट हो बताओ। Any doubt in excretion? तो हमने फातिमा ये कर लिया, ठीक है, ग्रेट। तो हमने एक्सक्रीशन कर लिया, हमने डाइजेशन हम पहले कर चुके हैं, हमने एक्सक्रीशन कर लिया और हमने रेस्पिरेशन कर लिया।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, पहले करेंगे सर्कुलेशन, हालांकि बड़ा चैप्टर है और पूरा तो नहीं हो पाएगा, और सर्कुलेशन के साथ में या तो न्यूरल कर देंगे या लोकोमोशन कर लेंगे, है ना, लोकोमोशन करेंगे सर्कुलेशन के साथ में, लोकोमोशन करेंगे। लोकोमोशन में जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसी से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको ऐसे ही नोट्स के थ्रू समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटते पाए, ठीक है। तो ऑल क्लियर, तो मिलते हैं फातिमा फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। चलो ठीक, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।